हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है मिस जो कि खुद एक प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर है। हेलो मैम। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। सो मैम, आप एज अ इंटीरियर डिजाइनर अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएंगे? हेलो एवरीवन, आई एम सोनाक्षी नरूला। मैम, हम जरूर जाएंगे आपका वो प्रोजेक्ट देखने। अब हम आप स्पेशली आपसे जानना चाहेंगे कि इंटीरियर डिजाइनिंग क्या होता है। आप हमारे दर्शकों को प्लीज एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज इंटीरियर डिजाइनिंग एक्चुअली? इंटीरियर डिजाइनिंग एक ऐसा आर्ट है जिसमें हम एक स्पेस को लेते हैं। एज अ इंटीरियर डिजाइनिंग तो काफी बार ये प्रॉब्लम्स भी फेस करनी होती होगी, लाइक मुझे अपना मकान बनाना है, सो पेंटिंग वगैरह करी, तो लाइक मेरी वाइफ को ये कलर पसंद नहीं है। ये तो बहुत आता है जब आप स्पेसिफिकली किसी का रेजिडेंशियल डिजाइनिंग करते हैं। जैसे सबने घर में रहना, अगर मेरा भी घर बनता होगा तो मेरे पेरेंट्स की चॉइस अलग होगी, लेकिन रहना तो मैंने भी है उधर। सेकंड क्वेश्चन जो है, एज ए इंटीरियर डिजाइनर अगर मैं अपना करियर स्टार्ट करता हूँ, लाइक मैंने पहला प्रोजेक्ट अपना उठाया है, पर हम लोग ना बहुत जल्दी जंप करने की कोशिश करते हैं डेकोरेशन वाले पार्ट में, तो हम आर्किटेक्चर वाले काम को थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं जिससे कि डिजाइनिंग वाले पार्ट में जल्दी जंप मार सके, भी बन जाती है। तो कलर कितना मैटर करता है इंटीरियर बहुत डिजाइन? मैटर करते हैं, हमारा बहुत मूड एनहांस करते हैं। अगर मेरा मूड ऑलरेडी ऑफ होगा, तो मैम एज अ इंटीरियर डिजाइनर आप हमारी ऑडियंस को कुछ बताना चाहेंगे? किसी को भी इंटरेस्ट है तो मैं जरूर कहूंगी कि आप इस फील्ड में परस्यू करें। हेलो एवरीवन, my name is Gaurav Joshi and I am a UI UX designer and graphic designer and also a trainer also। तो बेसिकली हम लोग क्राफ्ट एम्पावरिंग करियर्स हैं। आपने देखा होगा हमारी लास्ट वीडियो आई थी जो फैशन डिजाइनिंग के बारे में थी, एक पॉडकास्ट आया था हमारा। अभी हम नया पॉडकास्ट आपके सामने लेके आए हैं जो कि इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में, कि इंटीरियर डिजाइनिंग क्या होता है, एज ए इंटीरियर डिजाइनर एक स्टूडेंट अपने फील्ड में कैसे ग्रो कर सकता है, एज ए इंटीरियर डिजाइनर मैं अपनी लाइफ एज ए करियर इंटीरियर डिजाइनिंग को कैसे देख सकता हूँ, और क्या उसमें किन किन चीज़ों को, किन किन बातों को हमें ध्यान रखना होता है एज ए इंटीरियर डिजाइनर अपने लाइफ में ग्रो करने के लिए। इन सब बातों को जानने के लिए, इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आज हमारे साथ है मिस सोनाक्षी मैम, जो कि खुद एक प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर है एंड टीचर भी। तो ये हमारे क्राफ्ट एम्पावरिंग करियर के साथ जुड़ी हुई है। हेलो मैम। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हैं? आई एम ऑल्सो गुड। सो मैम, आप एज अ इंटीरियर डिजाइनर अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएंगे जिससे कि हमारी ऑडियंस आपसे इंस्पायर होके अपना करियर स्टार्ट कर सके? हेलो एवरीवन, आई एम सोनाक्षी नरूला। सो मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग बेसिकली 2018 से मैंने शुरुआत करी थी अपने करियर की। एंड मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जॉब से करी थी जहाँ पे एक बहुत बेसिक स्टाइपेंड था मेरा। सो वहाँ पे जो मैं काम करती थी, मैं 2D ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा बनाती थी। अब अगर साइट पे भी जाती थी तो सिर्फ साइट की मेजरमेंट्स लेने जाती थी। उसके बाद मैंने, बिकॉज एक इंटीरियर डिज़ाइनर को बहुत सारी स्किल्स आनी ज़रूरी हैं, तो जब मैं अपना पहला जॉब कर रही थी उसी के साथ मैंने साइड बाय साइड 3ds मैक्स का कोर्स करा था 6 मंथ्स का। एंड जब मैंने 3ds मैक्स सीख लिया, मैंने एक और स्किल सीख ली, तो तब मैंने अपने वो जॉब में अप्लाई करी। एंड उसके बाद मैंने अपना जॉब चेंज करा जहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने आप को और अपडेट कर सकती थी और साइट्स के बारे में जान सकती थी, बिकॉज इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो है वो हमारी एक बहुत प्रैक्टिकल फील्ड होती है। तो जहाँ पे मैंने सेकेंड जॉब करा था वहाँ पे मैंने बहुत सारे स्किल्स गेन करे। मैंने बहुत सारा साइट्स विजिट्स करी, मैंने वेंडर के साथ डीलिंग करी, क्लाइंट्स से मिली, और ये सब करने के बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब मैं अपना काम कर सकती हूँ। 2019 अक्टूबर में मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट करा था जो देहरादून में ही था। एक स्टूडियो अपार्टमेंट डिज़ाइन करा था मसूरी रोड पे। मैम, हम जरूर जाएंगे आपका वो प्रोजेक्ट देखने। डेफिनेटली आप वहाँ पे जाइए, बिकॉज उस बिल्डिंग में मैंने उसके बाद 3 प्रोजेक्ट्स और करे हैं। ओके। सो इंटीरियर डिज़ाइनिंग हमारी एक बहुत नेटवर्किंग की फील्ड होती है। आप अच्छा काम करेंगे तो आपको उधर से ही और भी काम मिलता है। सो उस जगह से मुझे बहुत काम मिले हैं। एंड उसके बाद मैंने हाउस डिज़ाइन करा। फिर कोविड आ गया तो मैं टीचिंग में भी साथ में शिफ्ट हो गई कि मैं टीचिंग भी कर सकती हूँ और अपना फ्रीलांसिंग का भी काम कर सकती हूँ। करंटली मैं क्राफ्ट एम्पावरिंग करियर्स में एक इंटीरियर डिज़ाइनर ट्रेनर हूँ। मैं यहाँ पे बच्चों को पढ़ाती भी हूँ और मैं साथ साथ में अपना फ्रीलांसिंग का काम भी करती हूँ। ओके मैम, बहुत अच्छा लगा आपकी इस जर्नी के बारे में जान के, और काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। ओके, सो अब हम आप स्पेशली आपसे जानना चाहेंगे कि इंटीरियर डिजाइनिंग क्या होता है। आप हमारे दर्शकों को प्लीज एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज इंटीरियर डिजाइनिंग एक्चुअली? इंटीरियर डिज़ाइनिंग एक ऐसा आर्ट है जिसमें हम एक स्पेस को लेते हैं, एक अंदर की जगह को लेते हैं, और हम उसको
एनहांस करते हैं, हम उसमें टेक्निकल वर्क करते हैं, हम उसमें इलेक्ट्रिकल जो काम करते हैं, हम प्लम्बिंग का काम करते हैं, तो हमारा टेक्निकल का वर्क भी आता है और उसके बाद हमारा डेकोरेशन का वर्क भी आता है कि मैं अपनी वॉल्स पे ये पेंट दे सकती हूँ, ये अच्छा लगेगा देखने में, या फिर मैं ये वॉलपेपर लगा सकती हूँ या पेंटिंग्स लगा सकती हूँ जिससे वो स्पेस देखने में अच्छी लगेगी। सो इंटीरियर डिजाइनिंग में हमारा काम ये होता है कि हमारे को एक स्पेस मिलती है और उस स्पेस को हमने ऐसा बनाना है कि कोई वहाँ पे कंफर्टेबली रह सके एंड वो स्पेस देखने में भी अच्छी लगे। एज ए इंटीरियर डिजाइनर तो काफ़ी बार ये प्रॉब्लम्स भी फेस करनी होती होगी, लाइक मुझे अपना मकान बनाना है, सो पेंटिंग वगैरह करी, तो लाइक मेरी वाइफ को ये कलर पसंद नहीं है। ये तो बहुत आता है जब आप स्पेसिफिकली किसी का रेजिडेंशियल डिजाइनिंग करते हैं, आप एक फैमिली के साथ काम कर रहे हैं, 3-4 जने वहाँ पे लाइक फैमिली में किसी पर्सन को कुछ कलर पसंद होता है एंड फैमिली में किसी कलर को कुछ पसंद हो, और फिर उनके कलर कॉन्ट्रास्ट भी नहीं बन पाता है मेन चीज, क्योंकि कलर थ्योरी वगैरह सब ध्यान में रख के इंटीरियर डिजाइन करना पड़ता है। सबसे ज्यादा ये चीज रेजिडेंशियल डिजाइनिंग में आती है, सब लोगों की चॉइसेस अलग होती है एंड ऑब्वियसली सबने घर में रहना है। अगर मेरा भी घर बन रहा होगा तो मेरे पेरेंट्स की चॉइस अलग होगी, लेकिन रहना तो मैंने भी है उधर। मैं भी चाहूंगी कि वो मेरी स्पेस मेरे आइडियाज को रिफ्लेक्ट करे। इनफैक्ट आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा, भी रिसेंटली मैंने किसी का 4 BHK करा था एंड उनकी स्पेस में ऐसा ही आया था। वो 4 जनों की फैमिली थी एंड उनकी डॉटर्स को बिल्कुल भी वो पसंद नहीं आ रहा था जो उनके पेरेंट्स लिविंग रूम में करना चाहते थे। उनके पेरेंट्स को येलो कलर बहुत पसंद था और उनकी डॉटर्स को पिंक एंड ब्लू कलर बहुत पसंद था। सो जब भी कोई ऐसी जगह आती है या फिर ऐसे कोई भी इशू आता है कि एक ऐसी स्पेस है लेकिन सबके थॉट्स मैच नहीं कर रहे होते हैं, सो हमारे को एक मिडिल ग्राउंड लेना पड़ता है। हम लोग इन जगहों में कोशिश करते हैं कि हम लोग न्यूट्रल कलर्स लेकर आए, कि न्यूट्रल कलर से एक बैलेंस क्रिएट होता है एंड सबको अपनी स्पेस देते हैं। जैसे उनके डॉटर को पिंक कलर बहुत पसंद था, हमने उसके रूम में पिंक कर्टन्स भी दिए हैं, हमने पिंक वॉलपेपर भी दिया है, उसकी स्पेस में जो उसको पसंद था हमने वो दिया था। एंड फिर बाहर की जो हमने स्पेस ली, ऑब्वियसली मैंने उसके आइडिया माइंड में लिए थे कि उसको क्या पसंद है एंड उसके पेरेंट्स के भी आइडिया, तो हमने येलो कलर को ही रखा जो उसके पेरेंट्स को पसंद है, लेकिन हमने उसको थोड़ा सा म्यूट कर दिया था। हमने बहुत ब्राइट नहीं रखा कि एटलीस्ट उनकी डॉटर्स को भी पसंद आए। तो जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम आती है तो एक तो मैं मानती हूँ कि आप हायरार्की को लेकर चलिए, जो आपके फीस दे रहे हैं, जो काम करा रहे हैं, वो बहुत मैटर करते हैं एंड उसके अलावा सबको अपनी अपनी स्पेस दे दीजिए। आपकी स्पेस उनके अकॉर्डिंग डिजाइन कर लीजिए, उनके बेडरूम्स उनके अकॉर्डिंग कर लीजिए, तो वो भी खुश हो जाएंगी एंड उनके पेरेंट्स भी खुश रहेंगे। बेसिकली इससे ये समझ आया कि एक इंटीरियर डिजाइनर को टेक्निकल होने के साथ साथ स्मार्ट होना भी बहुत जरूरी है। आप किसी के साथ काम करते हैं तो ये काम भी नहीं है कि आपका 1 महीने में काम खत्म हो रहा है, महीनों ये काम चलता है। आप फैमिली के साथ रेगुलरली बात करते हैं, हफ्ते में 2-3 बार बात करते हैं, आपके रिलेशंस उनके साथ बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो आपकी सबसे जब बात होती है, सबसे आप कम्युनिकेट करते हैं, तो सबसे अलग अलग तरीके में कम्युनिकेट करना पड़ता है जैसे वो कंफर्टेबल रहते हैं। एंड आज भी मेरे रिलेशंस उन फैमिली के साथ बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट उन्होंने अपनी डॉटर की वेडिंग में भी बुलाया था मुझे। सो मैम, मेरा सेकंड क्वेश्चन जो है, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो इंटीरियर डिजाइनर, एज ए इंटीरियर डिजाइनर अगर मैं अपना करियर स्टार्ट करता हूँ, लाइक मैंने पहला प्रोजेक्ट अपना उठाया है, तो शुरुआत में जो हम लोग गलतियां करते हैं, बेसिकली काफी लोग होते हैं अपना करियर किसी भी फील्ड में अगर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में कुछ मिस्टेक्स होती हैं, तो आप एक्सप्लेन करोगे कि ये कौन सी मिस्टेक्स होती हैं जो कि हमारे फ्रेशर्स होंगे या काफी नए इंटीरियर डिजाइनर्स होंगे जो कि इन चीजों से बच सकें? जितना मैंने देखा है और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करा है अपनी जर्नी में, हम लोग जब कोई हमारे को प्रोजेक्ट मिलता है इंटीरियर डिजाइनिंग का, एक तो बहुत अच्छा लगता है, पर हम लोग ना बहुत जल्दी जंप करने की कोशिश करते हैं डेकोरेशन वाले पार्ट में, क्योंकि वो हमारा क्रिएटिव पार्ट होता है, देखने में अच्छा लगता है, तो उस चीजों में ना, हाँ, वो उसमें बहुत मजा आता है। हम लोग बहुत ज्यादा उसमें जंप करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट मैंने भी अपने पहले प्रोजेक्ट में मिस्टेक करी थी। लकीली मेरे क्लाइंट बहुत अंडरस्टैंडिंग थे। तो हम लोग टेक्निकल वर्क को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमने एक स्पेस को सबसे अच्छे से कैसे यूटिलाइज करना है। या अगर मैं अपनी लाइटिंग दे रही हूँ, इलेक्ट्रिकल में सिर्फ हमारा लाइटिंग का वर्क नहीं आता, मैं स्विच बोर्ड दे रही हूँ या अगर मैं कहीं पे एसी प्लेस कर रही हूँ, तो मुझे किस अकॉर्डिंग उसे प्लेस करना है कि मेरा वेंटिलेशन सबसे अच्छे से जाए, या फिर अगर मैं कोई लाइटिंग प्लेस कर रही हूँ तो वो कहाँ पे इफेक्ट कर रही है। हम लोग वो टेक्निकल वर्क भूल जाते हैं, हम लोग डेकोरेशन में चले जाते हैं। सो कोई भी जब अपना पहला प्रोजेक्ट कर रहे हैं,
न्यू इंटीरियर डिज़ाइनर्स, हमेशा ध्यान रखना कि आपने टेक्निकल वर्क से शुरू करना है, अपनी ड्राइंग्स पूरी बना के रखना। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि डायरेक्टली साइट पे काम समझा देते हैं, अपने कारपेंटर को समझा देंगे कि इस तरीके का बेड बना देना या फिर इस तरीके की कोई चेयर्स टेबल बना देना। इस तरीके से काम मत करना, इस तरीके से काम करने में ना हमेशा मिस्टेक्स आती हैं। आप अपनी ड्राइंग्स बनाइए, हम लोग 2D ड्राइंग्स बनाते हैं, हम टेक्निकल ड्राइंग्स बनाते हैं और हम उसके बाद अपना 3D भी बनाते हैं। उन ड्राइंग से हमारे को भी देखने में समझ आता है कि अगर हम इस स्पेस में यहाँ पे फर्नीचर रखेंगे तो हमारे पास कितनी वॉकिंग स्पेस है, कितनी स्पेस को हम यूटिलाइज कर सकते हैं एंड फिर हम इजीली उसमें वर्क करेंगे। तो हमेशा अपनी ड्राइंग्स बनाना, अपना टेक्निकल वर्क पहले करना और उसके बाद डेकोरेशन का काम तो आएगा ही आएगा, वो हम थोड़े टाइम बाद कर लेंगे। ओके, सो ये चीज़ जान के आपके बहुत अच्छी। एक्चुअली यूआई यूएक्स में भी या फिर बाकी फील्ड्स में भी हम लोग जब काम करते हैं तो हम लोग पहले आर्किटेक्चर बनाना हो तो हम आर्किटेक्चर वाले काम को थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं जिससे कि डिजाइनिंग वाले पार्ट में जल्दी जंप मार सके। मैंने तो ये चीज़ होती है एक्चुअली डिजाइनिंग में। सो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बेसिकली हमारी जो ऑडियंस है, कलर्स सबको पसंद है, रेड, ब्लू, पिंक, डिफरेंट कलर्स और सबका टेस्ट अलग होता है। बट हम लोग जब डिजाइनिंग करते हैं तो डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कलर साइकोलॉजी होती है, सैचुरेशंस वगैरह होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। सो एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर कलर्स को आप कैसे यूज़ करते हैं, कैसे डिफरेंट पार्ट्स में कलर्स रखते हैं? दरवाजा बना रहा हूँ तो क्या कलर रखूंगा, लाइक खिड़की बना रहा हूँ तो क्या कलर रखूंगा? सो कलर साइकोलॉजी को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, हमारी ऑडियंस बेसिकली जानना चाहेंगे इस चीज़ के बारे में। कलर साइकोलॉजी इंटीरियर में बहुत ज़रूरी है। जब भी मैं एक स्पेस में जाती हूँ सबसे पहले जो चीज़ मुझे दिखेगी, मुझे कलर्स दिखेंगे। फंक्शनल टेक्निकल वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब मैं वहाँ रहना शुरू करूँगी तभी मुझे उसके बारे में पता चलेगा। तो फर्स्ट लुक तो मेरा हमेशा कलर्स से आएगा। कलर्स हमारे मूड को इफेक्ट करते हैं। काफ़ी जगह आपने देखा होगा कि जो हमारे ब्रांड्स होते हैं, जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, उनके लोगोस उनके में ब्रांड्स कलर होते हैं बेसिकली। काफी लोग रेड यूज करते हैं हाँ। कलर्स में, हमेशा ब्राइट कलर्स यूज करते हैं क्योंकि वो वाले कलर्स जो होते हैं वो आई कैचिंग होते हैं, एकदम से हमारा उन पे ध्यान जाता है, तो इसलिए वो बहुत इफेक्टिव रहते हैं। लेकिन यहीं पे अगर कोई अपना ऑफिस स्पेस डिजाइन कर रहा है या फिर अपना घर डिजाइन कर रहा है तो बहुत रेयर होगा कि हमारे को रेड, ऑरेंज कलर्स अगर देखने को मिलेंगे भी तो छोटी छोटी स्पेसेस में देखने को मिलते हैं। ब्लू, ग्रीन, लैवेंडर्स, ये कलर्स ज्यादा देखने को मिलते हैं बिकॉज ये वाले कलर्स कामिंग होते हैं, थोड़ा प्रोफेशनल लुक एक्चुअली वो लोग अपने ऑफिस को देना चाहते हैं। बैलेंस, ग्रीन एक बैलेंस को लेकर आता है, नेचर को लेकर आता है, ब्लू एक कामिंग कलर को लेकर आता है। एंड जब रेगुलरली मैंने एक जगह रहना है तो मैं ऐसे कलर्स देखना चाहूंगी जो मेरे को ज्यादा ओवर स्टिमुलेट ना करे। एंड जो हमारे ब्राइट कलर्स होते हैं वो अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छे हैं, आई कैचिंग बहुत अच्छे हैं, बट रेगुलरली रहने में बहुत ओवर स्टिमुलेट करते हैं। दूसरी चीज़, कलर से हम लोग कंट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं। मुझे अपने एक किसी भी एरिया को हाईलाइट करना है, मैं उधर ब्राइट कलर दे सकती हूँ या फिर मैं उधर डार्क कलर दे सकती हूँ। ऑब्वियसली कोई भी एंटर करेगा उनका सबसे पहला ध्यान उधर जाएगा। देन हमारे पास हमारे न्यूट्रल्स होते हैं जिससे हम एक स्पेस को बैलेंस कर सकते हैं। 15 साल पहले बच्चे तो अपना फेवरेट टॉय रख देते होंगे उधर और देन उस पे फैमिली कलर सेट कर दिया। कोई भी मेरे रूम पे आएगा तो मेरा पहला फोकस मेरे फेवरेट टॉय पे जाएगा, फेवरेट टॉय पे जाएगा। जैसे 15-20 साल पहले हर एक रूम के अलग अलग कलर्स होते थे, अब हम थोड़ा सा बैलेंस कर देते हैं, थोड़ा सा न्यूट्रल्स के साथ कलर को देते हैं कि हमारी स्पेस भी अच्छी लगे देखने में एंड बहुत ओवरवेलमिंग भी ना लगे। मैंने काफी टाइम पहले एक रिसर्च करी थी लाइक कलर्स को लेके, इंटीरियर डिजाइनिंग को लेके, कि एक जगह ऐसी पनिशमेंट भी होती है लाइक एक रूम में कोई सिंगल कलर रख दिया जाता है और उसे उस रूम में काफी टाइम तक रखा जाता है, तो वो एक पनिशमेंट भी बन जाती है। तो कलर्स इतना मैटर करते हैं इंटीरियर डिजाइन, बहुत मैटर करते हैं, हमारा बहुत मूड एनहांस करते हैं। अगर मेरा मूड ऑलरेडी ऑफ होगा एंड मैं किसी ऐसी जगह में बैठी हूँ ना जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कलर रेड है या ऑरेंज है, मेरा मूड और ज्यादा ऑफ हो जाएगा, मेरे को इनफैक्ट गुस्सा भी आ जाएगा। कलर्स इतना ज्यादा हमारे मूड को इफेक्ट करते हैं। और वहीं पे अगर मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ग्रीन कलर है या फिर ब्लू कलर है, माइंड खुद काम होना शुरू करता है। इसलिए कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड हमारे को कलर्स को बहुत ज़्यादा माइंड में रखना है। सिर्फ ये नहीं रखना कि मैं यहाँ पे कलर को दे देती हूँ। कलर डिज़ाइन करते हुए किसी की भी स्पेस, इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आप किसके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। आप एक बच्चे के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, आप एक ऑफिस के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं एंड हम कलर्स यूज़ कर रहे हैं तो वो उन्हें कैसे इफ़ेक्ट करेंगे। हम लोग हाउसेस में ब्राइट कलर्स कम यूज़ करते हैं, हम लोग काम कलर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। थैंक यू मैम, आपने कलर्स के बारे में इतना कुछ समझाया, इतना कुछ बताया और एज अ इंटीरियर डिजाइनर आपने कलर्स की इतनी समझ है
सो मैं भी बेसिकली अभी अपना नया मकान हम लोग बना रहे हैं, तो एज इंटीरियर डिजाइनर मैं चाहूँगा आप ही काम करें। सो मेरा रूम तो स्पेशली आप ही डिजाइन करेंगे। ओके, सो एज अ इंटीरियर डिजाइनर आप कैसे सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं, किस टाइप के सॉफ्टवेयर्स आपकी इंडस्ट्री में वर्क करते हैं बेसिकली, आप कैन यू एक्सप्लेन दिस? डेफिनेटली। सो इंटीरियर की जो भी एक स्पेस होती है, एक बहुत बड़ी स्पेस होती है, एंड उसमें हमारे को काम करने के लिए मैं शीट्स पे तो बना नहीं सकती हूँ। हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं एक स्पेस को अंडरस्टैंड करने के लिए। हमारा जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर होता है इंटीरियर डिज़ाइनिंग में जो हम यूज़ करते हैं वो है ऑटोकैड। ऑटोकैड एक हमारा मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है। उसमें हम लोग हमारी 2D स्पेसेस को मॉडल करते हैं, हम अपने प्लान्स बनाते हैं। प्लान्स में हमारी स्पेस शो करती है कि मेरा फर्नीचर कहाँ पे रखा जाएगा, और उसके अलावा हम अपनी सारी जो भी टेक्निकल ड्राइंग्स होती हैं, चाहे वो मेरी इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग्स हैं या फिर मेरी प्लम्बिंग की ड्राइंग्स हैं, HVAC AC की ड्राइंग्स हैं, वो सारी हमारी ऑटोकैड में बनती है। ऑटोकैड की ड्राइंग्स मेरे कारपेंटर्स के लिए होगी, मेरे प्लम्बर्स के लिए होगी, जो मेरी टीम में काम कर रहे हैं मैं उनके लिए बनाती हूँ। उसके बाद हम लोग 3D ड्राइंग्स बनाते हैं। 3D ड्राइंग्स के लिए हमारे पास अलग सॉफ्टवेयर हैं। हमारे पास स्केचअप है, हमारे पास रेविट है, 3ds मैक्स है। कोई भी अपना काम करता है, इंटीरियर का काम करता है, वो लाखों रुपए स्पेंड करने वाले हैं, तो ऐसे ही वो किसी को काम नहीं दे देंगे। तो वो हमेशा प्रेफर करते हैं कि जैसा आप हमारा घर बनाने वाले हैं, हमारा ऑफिस बनाने वाले हैं, आप हमारे को एक बार बना के दिखा दीजिए कि वो कैसा लगेगा। तो वो हम अपने 3D सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं। जो मैंने अभी आपको ये 3 सॉफ्टवेयर बताए हैं, उसमें हम उनको मॉडल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लूमियन एंड वीरे है। जो हमने मॉडलिंग करी होती है, हम उसमें लाइटिंग डालते हैं, मटेरियल डालते हैं, एंड जैसे हमने एक कैमरा लिया और आप एक पिक्चर क्लिक करते हैं, वैसे ही इमेजेस हम इन सॉफ्टवेयर से निकालते हैं। एंड लास्टली फोटोशॉप है। फोटोशॉप में जो हमारी इमेजेस होती है हम उनको एनहांस कर लेते हैं दिखाने के लिए। उसमें कलर करेक्शन, अगर हमारा ठीक से कलर नहीं निकला होता तो हम कलर करेक्ट वगैरह फोटोशॉप में करके लोगों को दिखा सकते हैं। सो सॉफ्टवेयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीरियर डिजाइनिंग में, एंड बहुत सारे भी है। थैंक यू मैम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरा कि एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर बेसिकली मुझे अगर इंटीरियर डिज़ाइनर बनना है, एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर वर्क करना है, तो मेरे लिए टेक्निकल नॉलेज कितना मैटर करता है? लाइक एक तो हो गया कि हम लोग सॉफ्टवेयर को कितने अच्छे लेवल पे हैंडल कर सकते हैं। सेकंड थिंग हो गया मुझे डिज़ाइन प्रिंसिपल्स का कितना नॉलेज है, किस तरीके की डिज़ाइन स्ट्रेटेजी मैं यूज़ करता हूँ, या फिर कैसे कलर्स मैं यूज़ करता हूँ। तो कौन सी चीज़ ज़्यादा मैटर करती है और कौन सी चीज़ कितनी मैटर करती है, ये चीज़ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं मैम? एज अ इंटीरियर डिजाइनर टेक्निकल नॉलेज एंड कलर नॉलेज, एस्थेटिक नॉलेज दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है, 50-50 है। अगर किसी ने अपनी जगह में रहना है, इंटीरियर डिजाइनिंग प्रोफेशन से पहले भी लोग रहते थे, पहले भी लाइट्स होती थी, पहले भी फर्नीचर रखते थे, तो अगर वो मेरे को हायर कर रहे हैं तो मेरे लिए माइंड में ये है कि दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल नॉलेज का मतलब ये है कि हम जो भी इंटीरियर की चीज़ों को रख रहे हैं, या फिर अगर हम लोग ऑटोमेटेड लाइट्स दे रहे हैं या फिर स्मार्ट अप्लायंसेस दे रहे हैं, तो हम लोग इस अकॉर्डिंग उन चीज़ों को दे रहे हैं जो हमारे डिज़ाइन में सेफ रहेंगी। सो टेक्निकल वर्क में हम लोग इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं, हम लोग प्लम्बिंग का काम करते हैं। काफ़ी लोगों को लगता है हमारे काम में ये नहीं आता। ये आता है कि हमारे को ये सब कुछ मिलेगा, ऑलरेडी एक स्पेस में हो रखा होगा, और हम लोग आके बस फर्नीचर रख देंगे, हम लोग टीवी कैबिनेट रख देंगे, ये वाला वॉलपेपर अच्छा लग रहा है हम ये रख देंगे। पर ऐसा नहीं है। अगर मैं एक स्पेस को लेती हूँ तो मैं इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग से शुरू करती हूँ, HVAC में जाती हूँ, फिर हम लोग फर्नीचर बनाना शुरू करते हैं। फर्नीचर बनाने के बाद हम लोग उसमें एक रूम में वॉलपेपर लगाते हैं, या फिर लाइट्स पेंट वगैरह डेकोरेशन की चीज़ें लगाते हैं। सो इंटीरियर में दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी चेयर फंक्शनेबल नहीं होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितनी भी अच्छी लगे, उसका कोई पर्पस नहीं है। तो मैम एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर आप हमारे ऑडियंस को कुछ बताना चाहेंगे, कुछ नया? डेफिनेटली मैं आपकी ऑडियंस को कुछ इंटीरियर डिज़ाइनिंग के ट्रेंड्स के बारे में बताना चाहूँगी, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2-3 चीज़ें जो मैं बताने वाली हूँ। इंटीरियर डिज़ाइनर में जब हम लोग किसी भी एक स्पेस को डिज़ाइन करते हैं, हमारे आजकल कुछ ऐसे ट्रेंड्स चल रहे हैं जो मुझे जहाँ तक मैं जानती हूँ ये फ्यूचर में भी रहेंगे। सो एक ऐसा ट्रेंड है सस्टेनेबल डिज़ाइन। सस्टेनेबल डिज़ाइन में हम लोग इको फ्रेंडली, जो हमारे एनवायरनमेंट से फ्रेंडली मटेरियल्स रहते हैं, जैसे कि बैम्बू, रिक्लेम वुड, लो VOC पेंट, जो हमारे एनवायरनमेंट को ज़्यादा हार्म नहीं करते हैं, हम ऐसे मटेरियल्स यूज़ करते हैं। एंड ये करंटली बहुत इन है, इसको हम लोग ग्रीन डिज़ाइनिंग भी बोलते हैं, एंड ये आगे भी इन रहेगा, बिकॉज
एज अ पर्सन मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन्वायरमेंट की तरफ, एंड जो भी डिज़ाइनर्स होंगे उन सब की बनती है, तो हम सबको इस चीज़ को माइंड में रखना ज़रूरी है। इसके अलावा देयर इज़ ऑल्सो यूनिवर्सल डिज़ाइन। यूनिवर्सल डिज़ाइन में हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि एज मैटर नहीं करती, किसी की कोई भी एज हो, कोई 2 साल का बच्चा हो या फिर कोई एक 74 ईयर्स के पर्सन हो या फिर किसी की कोई डिसेबिलिटी हो या फिर कोई टेम्पररी इंजरी हो, हम लोग ऐसा डिजाइन करके दें कि सब लोग यूज कर सके। जैसे आप लोग ने देखा ही होगा, काफी जगह पे रैम्प्स लोग देते हैं, बच्चे भी यूज कर सकते हैं, ओल्ड पीपल भी यूज कर सकते हैं, व्हील चेयर यूजर्स भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल, दैट इज स्मार्ट इंटीरियर्स। सो हम लोग एक ऐसा एरा में रह रहे हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत मैटर करती है। मैं यूज करती हूँ फोन्स, छोटे बच्चे यूज कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स यूज कर रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स आजकल सारे लोग काफी स्मार्ट हो गए यूज कर रहे हैं। तो अगर वो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं तो हमारे को ये इम्पोर्टेंट है कि हम उस टेक्नोलॉजी को अपने इंटीरियर्स में भी कैसे लेकर आ सकते हैं। देयर इज सेंसर लाइट्स, देयर इज स्मार्ट डिवाइसेस जो हेल्प करते हैं हमारे को स्मार्ट टेक्नोलॉजी को इंटीरियर्स में लाने के लिए। एंड ये कहीं ना कहीं हमारी एक टाइम कॉस्ट ज्यादा जरूर आता है इसका, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी भी सेव करता है। अगर हम इसी स्पेस को देखें, काफी लाइटिंग है यहाँ पे, शायद मैं यहाँ से जाते हुए लाइट बंद करना भूल जाऊं, लेकिन अगर यहाँ पे सेंसर लाइटिंग होगी, स्मार्ट लाइटिंग होगी, तो वो खुद ही ऑफ हो जाएगी। सो ये बहुत मैटर करता है कि हम लोग स्मार्ट डिजाइनिंग को भी अपने डिजाइन्स में इनकॉर्पोरेट करें। उसके अलावा इंटीरियर डिजाइनिंग एक बहुत ज्यादा क्रिएटिव फील्ड है। टेक्निकल वर्क ज़रूर है लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फील्ड है। एंड अगर किसी को भी इंटरेस्ट है तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप इस फील्ड में परस्यू करें, बिकॉज लास्ट 10 ईयर्स में हमने इस फील्ड में बहुत ग्रोथ देखी है। बहुत हमारे नए डिज़ाइनर्स आए हैं, एंड जैसे जितने डिज़ाइनर्स आते हैं उतने ही अच्छे अच्छे नए नए आइडियाज़ आते हैं। सो डेफिनेटली किसी को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो इस फील्ड को ध्यान दीजिए, इस फील्ड को परस्यू कीजिए। इस फील्ड में आपका बहुत अच्छा ग्रोथ है, बहुत अच्छा आपका इसमें फ्यूचर बन जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन। हम आगे भी आप लोगों के लिए इसी तरीके के नए पॉडकास्ट लेके आएंगे, इंटीरियर डिजाइनिंग, सिविल, मैकेनिकल, कैट, स्पेशली मेरा यूआई यूएक्स। सो थैंक यू आज के लिए, स्पेशली थैंक यू एवरीवन।